हेलो स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर 11 विपणन प्रबंधन व्यावसायिक अध्ययन क्लास 12 राइट के लिए पढ़ रहे हैं। और ये हमारा आखिरी चैप्टर नहीं है, एक्चुअल में आखिरी चैप्टर है 12, तो बस उससे पहले वाला एक चैप्टर है जिसको हम बोलेंगे सेकेंड लास्ट। बेटा, इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत तो आप देख सकते हैं। देखिए, ये मैं यहाँ पर आपको ये जो संख्या दिखा रहा हूँ ये 31 पेज का है। इसमें 31 पेज, अभी तो पूरा मैंने चैप्टर इसको लिया ही नहीं है, तब जाके ये 31 पेज का है। करीबन ये 35 से 40 पेज के आसपास का ये चैप्टर है, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि यदि इसके आप नंबर्स देखें तो इसमें नंबर कितने हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, या 2 देख लेते हैं ऊपर जाके। विपणन विपणन 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे बेटा, है ना। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। और ये चैप्टर यदि आप देखें तो कितने पेज का है, 35 से 40 पेज का, राइट। अब यहां पर हम क्या 8 नंबर के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, आप इसको समझिए। जबकि इसका चैप्टर नंबर 12 जो कि काफी छोटा है, 4 से 5 पेजों में खत्म हो जाएगा, और वो भी 8 नंबर का है ना। तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमें जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए क्वेश्चन है वो करना चाहिए, और 2 क्वेश्चन और मैं बोलूंगा वो करना है बस। इससे ज्यादा इसमें नहीं करें, क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे उसके बदले जो हमें इनाम मिलेगा, मतलब कि उस क्वेश्चन का आने के चांसेस वो बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये क्वेश्चन दिए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भैया इतने बड़े चैप्टर में से उन्होंने केवल 8 क्वेश्चन निकाले हैं, तो यार कम से कम जैसे दो क्वेश्चन ये पूछेंगे तो 2 के और में भी 2 आएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। तो 4 में से तो 3 तो यहाँ से बैठ ही जाएंगे, है ना। मतलब हमारे 2 क्वेश्चन तो लगभग मिल ही जाएंगे। फिर भी 2 क्वेश्चन, एक और 2 क्वेश्चन कुछ है जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको करना है, राइट। तो टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। हम बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छी नंबरों के ऊपर रहेंगे बजाय पूरे चैप्टर को पढ़ने के, ठीक है। तो आ जाइए, विपणन प्रबंधन। हम समझेंगे तो सही कि विपणन प्रबंधन होता क्या है। भाई, विपणन प्रबंधन, अब प्रबंधन का मतलब तो आप जानते हैं। प्रबंधन का मतलब होता है भाई किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना, ठीक। और इसको व्यवस्थित ढंग से कार्य करने के लिए क्या क्या करना होता है भाई, उस कार्य की पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर उसकी क्या करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग, मतलब उसका संगठन करना पड़ता है। फिर मतलब संगठन का मतलब क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में वहां पर नियुक्तियां करनी होती है, फिर उसको डायरेक्शन की जरूरत होती है, फिर कंट्रोलिंग की जरूरत होती है, राइट। तो प्रबंधन का मतलब है कि ये क्रियाएं करना। अब आप प्रबंधन किसका करना चाहते हो, आप विपणन का, मार्केटिंग का प्रबंधन करना चाहते हो। तो भाई मार्केटिंग से संबंधित जितनी भी हमें क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का क्या करना है, नियोजन करना है, संगठन करना है, नियंत्रण करना है, निर्देशन करना है, राइट। यही क्या कहलाएगा, विपणन प्रबंधन, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विपणन प्रबंधन के। विपणन का अर्थ क्या होगा, विपणन से आशय उन सभी क्रियाओं के योग से है जो वस्तु एवं सेवा के उत्पादकों से उपभोक्ता तक पहुंचाता है। मतलब इनको कहाँ पहुंचाता है, इनके उत्पादकों से इनके उपभोक्ता तक पहुंचाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विपणन की क्रियाएं, ठीक। विपणन एक विस्तृत आर्थिक शब्द, एक बड़ा शब्द है जिसमें वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से पूर्व की जाने वाली क्रियाएं से लेकर उनके विक्रय, वितरण मतलब उनको वहां तक पहुंचाना, उनके क्या बोलते हैं, उपभोक्ता तक पहुंचाना, वितरण, ठीक। और आवश्यक विक्रय उपरांत सेवाएं, और बिक्री विक्रय करने के बाद भी जो आवश्यक सेवाएं होती हैं उन तक, इन सेवाओं तक सम्मिलित किया जाता है। मतलब विपणन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि लोग विपणन का मतलब समझते हैं प्रोडक्ट को बेचना, प्रोडक्ट को बेचना सेलिंग होता है। तो विपणन के अंदर सेलिंग आता है, एक वस्तु को बेच देना
मार्केटिंग नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब होता है उस वस्तु के उत्पादन के पहले की क्रियाएं करना और उत्पादन के बाद उसको दुकानों तक उपलब्ध करवाना, उसके और वो बिक जाए सेल होने के बाद की बहुत सी आवश्यक सेवाएं देना, ये पूरा विपणन कहलाता है। ठीक है, अब विपणन की यहाँ पर सीधे हम बात करेंगे कि विपणन प्रबंधन क्या होता है ना। ये मेरे ख्याल से 2 बार एक ही चैप्टर उसको कर लिया। विपणन प्रबंधन क्या होता है, ठीक। विपणन प्रबंधन तो बहुत ही आसान शब्दों में जो मैंने आपको समझाया वही लिखा है। विपणन प्रबंधन का अर्थ विपणन कार्य से संबंधित सभी क्रियाओं का प्रबंधन करना। किससे संबंधित? विपणन कार्य से संबंधित, ठीक। दूसरे शब्दों में इसका अभिप्राय उन क्रियाओं का नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण करना है जिसका परिणाम वस्तु और सेवाओं का विनिमय होता है। ठीक है बेटे, तो ये हो गया विपणन प्रबंधन। अब इसमें मुख्य क्वेश्चन क्या आता है वो देखना है हमें। इसमें ना जो कि मैंने इंग्लिश मीडियम में करवाया था कि विपणन और विक्रय है ना, मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है, पर ये मार्केटिंग और सेल्स में जो डिफरेंस है वो शायद आपकी किताब में नहीं है। मैं एक सेकंड इसमें देख लेता हूँ यदि है या नहीं। विपणन के कार्य, हाँ विपणन के कार्य, एक सेकंड में देखता हूँ। जी हाँ, ये है नोट्स में हमारे 338 पेज नंबर पे यहाँ पर, ठीक है। ये रहा मार्केटिंग एंड सेलिंग, है ना। विक्रयण मतलब सेलिंग, विपणन मतलब मार्केटिंग। तो आप अभी हम थोड़ा इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, नहीं तो ये वी दोनों कंफ्यूज करता है। विक्रयण मतलब सेलिंग, है ना, सेल्स, और मार्केटिंग, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों के बीच के अंतर को बेटा समझना जरूरी है ना। और ये आईएमपी क्वेश्चन है, जो मैं कह रहा था आपसे कि मैं कुछ 2 क्वेश्चन दूंगा जो आपको करना ही चाहिए। उसमें से पहला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन बैंक में नहीं है बट ये आपको करना है और समझना भी है, क्योंकि कई बच्चों को इन दोनों के बीच में सही अंतर नहीं मालूम। चलिए, केंद्र बिंदु विक्रयण, यहाँ सेलिंग लिख लेना है ना, ये सेलिंग हो गया और ये मार्केटिंग हो गया। तो सेलिंग में ध्यान किस चीज पर दिया जाता है? सेलिंग पर मुख्य ध्यान होता है विक्रयण विक्रेता की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब ये केवल बेचने पर ध्यान देता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर किसकी आवश्यकता पर ध्यान दिया जा रहा है? विक्रेता की आवश्यकता को देखा जाता है, जबकि विज्ञापन में ग्राहक की आवश्यकता को देखा जाता है। विपणन एक्चुअल में मार्केटिंग मतलब ग्राहक को संतुष्ट करना, ये समझ लो। ग्राहक की संतुष्टि महत्वपूर्ण है किसमें? मार्केटिंग में। जबकि यहाँ विक्रय में विक्रेता के फायदे की बात देखी जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, उद्देश्य। विक्रयण का मुख्य उद्देश्य लाभ और विक्रय को अधिक करना होता है। मतलब 2 चीजों को अधिक करना, लाभ अधिक करना और विक्रय बढ़ाना। ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना उद्देश्य होता है सेल्स में। जबकि विपणन में उद्देश्य होता है उपभोक्ता की संतुष्टि का इष्टतम लाभ। मतलब उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट करना, ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना और उसकी भी संतुष्टि का उच्चतम स्तर प्राप्त करना, राइट। किसका उद्देश्य है? विपणन का, ठीक है। एक्चुअल में देखो, विपणन ये मानता है, जो मैं उसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ, मार्केटिंग की सोच ये है कि हमें उपभोक्ता को यदि हम उसको संतुष्ट रखेंगे तो हमारा व्यवसाय लंबे समय तक मार्केट में बना रहेगा और खूब तरक्की करेगा, राइट। जबकि विक्रयण सोचता है कि भैया बेचो अभी और अभी लाभ कमाओ। छोटी सोच है, सेल्स छोटी सोच है, विक्रयण बड़ी सोच है, ठीक है, लंबे समय की सोच है। ये ग्राहक को संतुष्ट करके लाभ कमाने की बात करता है, ठीक। कार्य क्षेत्र, विक्रयण का कार्य क्षेत्र कुछ प्रतिफल के लिए वस्तु और सेवाओं के विनिमय तक सीमित है। मतलब सिर्फ इसमें विक्रयण में क्या होता है कि वस्तु को बेचना संबंधित होता है, बस बेच दो, कुछ प्रतिफल मिल जाए, उसके बदले वस्तु को बस टिका दो सामने वाले को। जबकि इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, इसमें मांग सृजन किया जाता है। मतलब बेचने से पहले उसकी मांग डेवलप करना, है ना, उस वस्तु की मांग डेवलप करना,
ठीक, ये है। उसकी रूपरेखा तैयार करना, ग्राहक को संतुष्टि, भाई एक ग्राहक क्या चाहता है, उत्पाद में आखिर क्या सुविधाएं चाहता है, वो सुविधाओं का पता लगाकर उस उत्पाद में वो सुविधाएं डालना। मतलब ग्राहक संतुष्टि, ग्राहक क्या चाहता है पहले ये पता लगाया जाए, फिर उसमें वो सारी उत्पाद में उसके अनुसार वो उत्पाद का निर्माण किया जाए, फिर उत्पाद का निर्माण करने के बाद में ग्राहक तक उस वस्तु को पहुंचाया जाए। वस्तु को पहुंचाने के बाद में उसको इस तरीके से उसकी मार्केटिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना कि वो उस वस्तु को खरीदने के लिए लालायित हो, वो खुद आगे हो के बोले कि भैया मुझे ये चीज दे दो, मेरे को इसकी जरूरत है। और बेचने के बाद उस पर यदि कोई आवश्यक सेवाएं देना है सेल्स के बाद, तो उन सेवाओं को भी देना मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, आरंभ से अंत, तो विक्रय का आरंभ होता है उत्पादन से और विक्रय उत्पाद को बेच देने पर खत्म हो जाता है। जबकि मार्केटिंग चालू होती है किसी उत्पाद के उत्पादन करने के पहले और खत्म होता है उसको बेचने के बाद भी चलता रहता है। मतलब बात को समझिए भाई, कोई प्रोडक्ट का उत्पादन हम क्यों करेंगे, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि ग्राहक क्या चाहता है। तो ग्राहक के अनुसार पहले हम क्या करेंगे, उस उत्पाद को डिजाइन करेंगे, और डिजाइन करने के लिए हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि ग्राहक क्या चाहता है। तो ग्राहक क्या चाहता है इसका सर्वे करने से लेकर ग्राहक को उस उत्पाद को बेचने के बाद भी उसको सेवाएं देते रहना विपणन का कार्य। बहुत बड़ा शब्द, बहुत बड़ी प्रक्रिया। ठीक, प्रयास। विक्रय में वृद्धि करने के लिए विक्रेता को प्रोत्साहन तकनीकों और कुछ हेराफेर युक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर तो सिर्फ यही बात है कि ज्यादा से ज्यादा सेल करने का प्रयास होता है, जबकि यहाँ पर मार्केटिंग में एक बड़े हिस्से पर विपणन रणनीतियों के द्वारा बाजार में जो ग्राहक है उसको ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट करना। ठीक, सर्वोच्चता, उत्पादक बाजार का राजा माना जाता है। यहाँ पर किसको राजा माना जाता है, जो उस उत्पाद का उत्पादन कर रहा है, मतलब बिजनेस को यहाँ पर राजा माना जाता है। जबकि इस मार्केटिंग में ग्राहक को बाजार का राजा माना जाता है। दृष्टिकोण, फिर से वही बात आ रही है, इसमें किसी भी उपाय द्वारा सारे उत्पादित माल को बेचने का आंशिक दृष्टिकोण अंतर्निहित होता है। मतलब एक छोटी सोच है कि भैया जितना भी हमने उत्पादन करा है बस किसी भी हालत में बेच दो। ठीक, जबकि मार्केटिंग में ग्राहक की आवश्यकताओं की पहचान करना और फिर उनको संतुष्ट करने का दृष्टिकोण अंतर्निहित है। मांग, ये उत्पाद के लिए मांग की कल्पना करता है, जबकि ये ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उत्पाद को उत्पादित करके मांग का सृजन किया जाता है। ठीक है, तो ये है भाई विपणन। ठीक, अब यहाँ पर विपणन के कार्य भी है, शायद देख लेते हैं विपणन के कार्य हैं क्या, ये रहे विपणन के प्रमुख कार्य। ठीक, तो अब हम विपणन के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, पेज नंबर 344 पर ये रहा। ठीक है, अब ध्यान रखिए क्वेश्चन केवल 4 नंबर का ही आने वाला है, राइट। तो ये बहुत बड़ा आंसर, यदि आप किताब में देखेंगे तो हमको सिर्फ छोटी छोटी बातें ही समझ के लिखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। ठीक है ना, तो हम समझेंगे भी उतना ही। ठीक है, तो पहला कार्य होता है बाजार से सूचनाएं एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना। क्यों सर, अरे अभी तो कहा मार्केटिंग में पहले हम जानेंगे, देखो उपभोक्ता को संतुष्ट करना है तो पहले उपभोक्ता की आवश्यकता को समझो, आवश्यकता को समझना है तो पहले उपभोक्ता की जानकारी प्राप्त करो, जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूचनाओं को एकत्रित करना पड़ेगा, फिर उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने उपभोक्ता की आवश्यकताओं को समझ पाओगे, फिर जाके आप उसको संतुष्ट कर पाओगे। सही है, तो पहला कार्य क्या हो गया, सूचनाओं को एकत्रित करना, विश्लेषण करना। ठीक, कि भैया वो उपभोक्ता क्या चाहता है, कितनी मात्रा में चाहता है, किस मूल्य पर चाहता है, कब चाहता है, ऐसे कई तरह के प्रश्नों को
बाजार में आम जनता से पूछा जाता है और उस पर सूचना एकत्रित की जाती है, फिर उसके आधार पर विश्लेषण किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में आता है विपणन नियोजन, मतलब अब उसकी प्लानिंग करना कि भैया इसमें सब कुछ आगे की क्रियाओं को तय कर लिया जाता है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, भविष्य में की जाने वाली क्रियाओं को यहाँ उसका डिसीजन लेना। तो यहाँ पर उन पर क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि आगे की क्रियाएं क्या होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, कब करेगा, राइट। तीसरा पॉइंट होता है उत्पादन डिजाइन। अब देखिए आपने जानकारियां ले ली कि भैया उपभोक्ता को क्या चाहिए, है ना। अब उन जानकारियों के आधार पर आप अपने उत्पाद को क्या करोगे, डिजाइन करोगे, उसको विकसित करोगे, ठीक है, उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार वैसा उत्पाद बनाओगे। आज आप जितने भी मोबाइल कंपनियां देख रहे हैं, ये मोबाइल कंपनियां यही कर रही है बेटा, जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ये क्या करती है, ये मार्केट में पता लगाती है। मार्केट में पता लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि सही में जाके आदमी से पूछना, ये सोशल मीडिया पर जो लोग आपस में बातचीत करते हैं, सोशल मीडिया पर जिस चीज़ की डिमांड होती है कि भाई यार कोई बोलता है यार मोबाइल में तो ऐसी फैसिलिटी होनी थी तो मज़ा आ जाता, मोबाइल में ये होता तो मज़ा आ जाता। तो ये उन बातों पर नज़र रखते हैं कि आखिर उनके जो उपभोक्ता हैं वो किस तरह की चीज़ चाहते हैं। फिर वो जानकारी जब उनको मिल जाती है तो उसके आधार पर अपने प्रोडक्ट का डिजाइन करते हैं और उसको डेवलप करते हैं, मतलब कि उसको बनाते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रमापीकरण और श्रेणीयन, मतलब कि फिर हर काम को तय कर दिया जाता है। प्रमापीकरण में आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड बनाना, स्टैंडर्डाइज करना। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब होता है कि कोई काम कैसे होगा, कोई भी चीज कैसे होगी उसको पहले से तय कर लेना। जैसे वस्तु का आकार, उसकी किस्म, उसकी डिजाइन, उसका भार, उसका रंग, प्रयोग किया गए कच्चे का, जो आप कच्चा माल प्रयोग करोगे उस वस्तु को बनाने के लिए, तो भाई वो वस्तु से संबंधित भी, कच्चे माल से संबंधित भी उसकी किस्म कैसी होगी, क्या होगी, वो सब कुछ डिसाइड कर लेना, प्रमाप निश्चित करना होता है, ठीक है। जबकि श्रेणियन का मतलब समझना है ना। श्रेणियन का मतलब ऐसी चीजें जिनका उत्पादन किस प्रकार होगा ये निश्चित नहीं किया जा सकता। भाई ये मोबाइल कैसा बनेगा ये हम निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि इसका निर्माण कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, मानव कर रहा है, मशीन कर रही है। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इसका आकार इतना होगा, इसकी क्वालिटी होगी, इसकी कैपेसिटी होगी, राइट। तो इसको हम बोलेंगे प्रमापीकरण। परंतु गेहूं का उत्पादन कितना होगा, गेहूं का किस्म किस प्रकार की होगी, है ना, कोई सा भी प्याज का साइज क्या होगा, है ना, कि ये साइज का प्याज होगा या ये साइज का प्याज होगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये भाई प्राकृतिक है। तो ऐसी प्राकृतिक चीजें जिनका पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता, उत्पादन के पहले निश्चित नहीं किया जा सकता कि ये कैसा होगा, ऐसी चीजों के लिए श्रेणियन श्रेणियन शब्द का उपयोग किया जाता है, ग्रेडिंग का, राइट। मार्केट में पूछते हैं भैया किस ग्रेड का गेहूं है, मतलब किस श्रेणी का, किस श्रेणी में आता है, छोटा मोटा कौन सा, या सुजाता या जो भी नाम चलते हैं, राइट। तो इनमें श्रेणियन की जाती है, मतलब उत्पादन के बाद उनको छाटा जाता है। कि जैसे मान लो कि आप आम के विक्रेता हैं, आम, है ना, तो अब आम का साइज कितना होगा ये हम पहले से, हम ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि हम सिर्फ इस साइज का आम ही बेचेंगे, राइट, इस साइज का आम बेचेंगे। पर क्या हम उसका उस अनुसार उत्पादन कर सकते हैं क्या, नहीं। वो तो भाई जो उत्पादन जो पेड़ पे आएगा उसका वो आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, हम उनको छाट लेंगे, अलग कर लेंगे, हमको जिस साइज का आम चाहिए हम उसको अलग कर लेंगे। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं, हम हमारे साइज के आम को अलग कर लेंगे और बाकी जो छोटे साइज होंगे या उससे भी बड़ा साइज होगा उसको अलग करके अलग मार्केट में बेचेंगे, या किसी थोक विक्रेता को बेच दे देंगे कि भैया तुम देख लो इसको क्या करना है, और हमारा आम पर नाम हमारा चिपकेगा जिस साइज का हमने डिसाइड कर रखा है, ठीक है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग का मतलब उनको अब मटेरियल को पैक करना, ठीक। लेबलिंग, ये सारी चीजें अभी हम आगे पढ़ेंगे इसलिए हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले, ये आगे टॉपिक में है। देखो ये क्वेश्चन है, ये देखिए पैकेजिंग दिख रहा है, पैकेजिंग के कार्य, तो हम उसको वहाँ डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। लेबलिंग को भी हम देखेंगे, आगे देखेंगे।
ब्रांड भी आगे हम पढ़ेंगे कि ब्रांड क्या होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए बात क्या है ना, डिटेल में तो यहाँ पर मैं बात करूंगा नहीं, जब हम डिटेल में आगे बात करेंगे तो उसको वही समझेंगे ना, दो बार एक ही बात को बोलने से क्या निकलेगा मतलब। ग्राहक सहायक सहायक सेवा, भाई ग्राहक कॉल सेंटर अपने को मालूम है ना, मोबाइल में से जब बैलेंस डिडक्ट हो जाता है तो हम कॉल करते हैं कि बोले हमारा बैलेंस कहाँ गया बताओ, राइट। तो एक कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी चालू की जाती है जहां पर विक्रय के बाद की सेवाओं, है ना, उसकी शिकायत, ग्राहक की शिकायत का निवारण करने, तकनीकी सेवा प्रदान करने, है ना, इन चीजों के लिए एक ऐसा डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है। ठीक है। उत्पाद का मूल्य निर्धारण करना विपणन में ही आएगा कि भैया उसका प्राइस क्या रहेगा, है ना, उस प्राइस का ध्यान रखना कि भाई प्राइस का निर्धारण करना क्या है सर, अरे जितने में बना, मान लो 20 रुपए में कोई उत्पाद बना हमारा, 10 रुपए प्रॉफिट जोड़ दो और बेच दो, नहीं बेटा, बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। वस्तु की लागत से लेकर लाभ की दर, प्रतियोगिता, उत्पाद का मूल्य, मतलब मार्केट में वो कितने में बिक रहा है, मार्केट में 22 रुपए में बिक रहा है, आप 30 रुपए में बेचोगे, कोई खरीदेगा क्या, कोई नहीं खरीद रहा, है ना। सरकारी नीति, गवर्नमेंट ने बोल रखा है 25 रुपए से ज्यादा का मत बेचना, लो कर सकते हो 30 रुपए में, नहीं कर सकते। इन सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है, उनका ध्यान रखकर मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। फिर आता है संवर्धन, मतलब कि उस उत्पाद के लिए उपभोक्ता को उसकी सूचना देकर उसको प्रेरित करना कि भाई वो हमारा उत्पाद खरीदे, इसको बोलते हैं संवर्धन। ये भी आगे का पूरा एक बड़ा टॉपिक है, देख सकते हैं आप, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है संवर्धन, देखिए, है ना। तो संवर्धन को हम आगे डिटेल में समझेंगे। देखिए विक्रय संवर्धन, है ना, के तकनीक। ठीक, संवर्धन को हम आगे समझेंगे। विक्रय संवर्धन मतलब सेल्स प्रमोशन। ठीक, देखो संवर्धन में 3 चीज आती है, विज्ञापन आता है, पर्सनल सेलिंग मतलब व्यक्तिगत रूप से फेस टू फेस एक एक ग्राहक से मिलकर उसको बेचना, वस्तु को बेचना, और विक्रय संवर्धन, और तीसरा आता है प्रचार, चौथा आता है प्रचार। ठीक, तो इसमें से हम इन 3 चीजों को आगे पढ़ेंगे डिटेल में। भौतिक वितरण का मतलब होता है कि उस वस्तु को, जो आपका उत्पाद है, उसको उसके ग्राहक तक कैसे पहुंचाया जाए, और उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, भौतिक वितरण कहेंगे। उसके निर्माण से लेकर उसको अंतिम स्थान तक पहुंचाने में जो जो चीजें की जाएगी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन लगेगा, स्टॉक को मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉक को मेंटेन करना पड़ेगा, फिर ये जो जहां स्टॉक रखा जाएगा उसको क्या बोलते हैं, भंडारण, वेयर हाउसिंग करनी पड़ेगी, ऑर्डर किस तरीके से होगा। ठीक है, इन सारी चीजों को ध्यान रखना, इन सारी प्रक्रियाओं को करना विपणन, भौतिक वितरण कहलाता है। और इसी के अंदर क्या आ जाएगा, परिवहन, संग्रहण, भंडारण। ठीक, मैं इनको इसलिए नहीं रीड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, और इनमें जो खास चीज समझ आने की वो मैं समझा रहा हूँ, बस आप उसको रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया विपणन के कार्य। ठीक, अब हम देखने वाले हैं विपणन मिश्रण के तत्व। भाई विपणन मिश्रण के तत्व क्या है। अब आप मेरे को, आपको मैं एक बात बता दूं, आगे का पूरा जो चैप्टर हम देखने वाले हैं वो इसी टॉपिक के अंदर आता है, पूरा चैप्टर आगे का। ये मेन हेड हो गया, फिर इसके नीचे आएंगे सब हेड, समझ में आ रही बात। तो मेन हेड ये हो गया विपणन मिश्रण। विपणन मिश्रण में हम 4 चीजों को समझेंगे, और वो 4 चीज ही पूरे आगे के चैप्टर हैं। और जो भी मैंने बोला है अभी कार्य, ये अभी समझाते वक्त कि आगे पढ़ेंगे, ये आगे पढ़ेंगे, वो सब इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, विपणन मिश्रण। तो ये जो मिश्रण है, मिश्रण का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ चीजों को मिला दिया जाए तो क्या बोलेंगे, मिश्रण, राइट। तो 4 चीजों को यहाँ पर मिला दिया गया है, उन चारों के बारे में विस्तृत रूप से प्लानिंग होती है, डिसीजन लिए जाते हैं, राइट। उसी को हम यहाँ पर उस मतलब उन
चार चीजों के बारे में सारी डिटेल में बात की जाती है, उनके बारे में सारी क्रियाएं की जाती हैं, इसलिए इसको मिश्रण कहते हैं। ठीक, अब वो चार चीजें क्या हैं? ये चार चीजें 4P कहलाती हैं। 4P मतलब सर, 4P मतलब कि ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा 4P, राइट, विपणन मिश्रण। चार चीजों से मिलकर बना हुआ मिश्रण है, जिसमें चार अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि उत्पाद, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, ठीक, संवर्धन मतलब प्रमोशन, मूल्य मतलब प्राइस, स्थान मतलब प्लेस, ये प्लेस है, ये प्राइस लिख दिया है, प्लेस आएगा, है ना, यहाँ पर प्लेस आएगा, ठीक है। तो इन सभी के इंग्लिश वर्ड के यदि शुरुआती शब्द को आप देखोगे तो सभी पी से चालू होते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? 4Ps, राइट, 4P, है ना। तो ये सब मिलकर क्या बनता है? उत्पाद, सॉरी, विपणन मिश्रण बनता है, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, कहाँ लिखी है, ठीक है। इसमें 52 पेज नंबर 349 पे आइए, 349 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक शब्द आपको समझ में आएगा, एक शब्द एक लाइन समझ में आएगी, वो ये विपणन, विभिन्न विपणन क्रियाएं। देखिए विपणन तो आप समझ चुके हैं, उत्पाद को बनाने से पहले से चालू होता है और उत्पाद को बेचने के बाद तक चलता रहता है। ये पूरी क्रिया क्या कहलाती है? विपणन। तो विपणन की ये अलग अलग भागों में हम इन क्रियाओं को बांट सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा है? विभिन्न विपणन क्रियाओं को सरलता पूर्वक पूरा करने के लिए बनाई गई नीतियों के योग, उन सारी नीतियों को, उन सारी रणनीतियों को यदि जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है? विपणन मिश्रण कहलाता है, ठीक। अन्य शब्दों में ऐसे समस्त विपणन निर्णय जो कि विक्रय को प्रोत्साहित करे, विपणन मिश्रण कहलाता है, ठीक। बस यहाँ तक, है ना, यहाँ तक। अब विपणन मिश्रण में क्या चीजें होती हैं, तो पेज नंबर 352 पे मिलेगी आपको ये विपणन मिश्रण के तत्व, ठीक। तो विपणन मिश्रण के तत्व क्या है ये देख लेते हैं। हाँ, विपणन मिश्रण चार तत्वों का योग है: उत्पाद, मूल्य, संवर्धन और स्थान, ठीक। स्थान मतलब भौतिक वितरण, ठीक है, स्थान मतलब भौतिक वितरण। और भौतिक वितरण मैं आपको समझा चुका हूँ, क्या है भौतिक वितरण? कि भाई उत्पाद को उसका उत्पादन से लेकर उसको कहाँ तक पहुंचाना, उपभोक्ता तक पहुंचाना, क्या है? भौतिक वितरण, ठीक है। तो प्रश्न क्या है एक्चुअल में? प्रश्न है वित्तीय सॉरी विपणन मिश्रण के तत्व लिखिए। तत्व ये रहे, तो इन तत्वों के बारे में समझाना है। अब ये पूरा चैप्टर है, आगे के 20 पेज का ये चैप्टर है, तो हम 20 पेज को कैसे लिख सकते हैं सर? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन चार चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, जितना आप लिख सकते हैं इन चार चीजों के बारे में, ये आपका आंसर 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको विपणन मिश्रण में क्या आता है ये बताना है, ठीक, यहाँ तक बताना है, फिर इनके बारे में एक एक करके बताना है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? उत्पाद मिश्रण। ये उत्पाद मिश्रण शब्द क्यों लगाया है? क्योंकि उत्पाद के संबंध में कई चीजों का हमें यहाँ पर चीजें होती हैं उत्पाद से संबंधित, उन सभी चीजों को मिलाकर उत्पाद मिश्रण कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर उत्पाद मिश्रण का अभिप्राय उत्पाद के संबंध में बनाई गई नीतियां व लिए जाने वाले निर्णयों के योग से। भाई उत्पाद के संबंध में हमने जितने भी प्रकार के डिसीजन लिए हैं, रणनीतियां बनाई हैं, उन सभी को योग को मिश्रण कहते हैं। अब ये निर्णय क्या होते हैं? ये निर्णय होते हैं नामकरण, है ना, बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण, नाम रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग। पैकेजिंग, पैक करना, उसको कैसे पैक किया जाएगा, कैसे, वो सारे डिसीजन लेना। लेबल, उसके ऊपर जो स्टिकर चिपका जाएगा वो कैसा होगा, उसका रंग, डिजाइन, किस्म, आकार, विक्रय के बाद की सेवाएं, वस्तु का भार कितना होगा, आदि संबंधित जानकारियां, इन सारे निर्णयों को, क्योंकि ये सारे निर्णय किससे संबंधित है? उत्पाद से, इसलिए इसको उत्पाद मिश्रण कहा है। मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा आप लोगों को, है ना। तो बस आपको इतना ही लिखना है 4 नंबर में, और
एक एक बार इन चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा कि नामकरण क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होती है ना। पर ये सब हटाने की वजह सिर्फ ब्रांड, ये वाला पॉइंट लिखना है ना, ब्रांडिंग से क्या संबंध है। ब्रांड एक उत्पाद की पहचान होता है। यह नाम, चिन्ह, वर्ण या डिजाइन इत्यादि के रूप में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे आप उसको आसानी से पहचान सकते, जैसे कि लक्स साबुन, कोलिन ग्लास क्लीनर, सैमसंग टीवी, ब्रिटानिया गुड डे बिस्किट। अब यदि ब्रिटानिया गुड डे बिस्किट की बात करें तो इसकी कंपनी का नाम अलग है, बट ये जो गुड डे है, ब्रिटानिया गुड डे, वो अलग है ना। बजाज चेतक स्कूटर, तो इस तरीके से ये सारे नाम क्या है, ब्रांड है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिख रहा है। ठीक, ब्रांड, ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क। जैसे ब्रांड नेम, ब्रांड ये इस तरीके से लिखा हुआ एयर इंडिया ब्रांड है। ठीक, ब्रांड नेम क्या हो गया, नाम, सिर्फ नाम है एयर इंडिया, जबकि उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे तो वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है। और ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क वो होता है जो ब्रांड को हम रजिस्टर करवा लेते हैं, तो वो एक तरह से क्या हो जाता है, ट्रेडमार्क हो जाता है। इन दोनों में डिफरेंस भी है, हम वो देखेंगे। ठीक है, पर मेरे ख्याल से इस नोट्स में नहीं है बेटा। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन बैंक में तो दिया गया है, बट आप ये जिस बुक में से मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, उसमें शायद डिफरेंस नहीं है, शायद नहीं है, होगा तो हम बता देंगे, नहीं है तो आपको खुद कहीं से दूसरी बुक में से करना होगा। चलिए, तो उत्पाद के बारे में लिखने के बाद में उसमें थोड़ा सा आप किस बारे में लिख दोगे, ये ब्रांड के बारे में लिख दोगे, है ना, बस इतना हो जाएगा उत्पाद के बारे में। फिर उसके बाद में किसके बारे में लिखोगे, जो दूसरा आ रहा है संवर्धन। अब दूसरे पॉइंट पे हम तब जाएंगे जब हम उत्पाद के जरूरी चीजें हम समझ लेंगे, जो कि क्वेश्चन बैंक में दिए गए। बात समझ में आ रही है। हम संवर्धन पर कब पहुंचेंगे, जब उत्पाद मिश्रण की वो सारी चीजें जो कि क्वेश्चन बैंक में हैं उनको समझने के बाद हम इस पे आएंगे। फिर जब हम इसको समझेंगे तो इसमें जो सारी चीजें हैं वो समझने के बाद प्राइस पर जाएंगे। ठीक है ना। तो उत्पाद मिश्रण में क्या इससे संबंधित जो जरूरी टॉपिक है वो है ब्रांड का मतलब, ट्रेडमार्क का मतलब। ठीक, तो ये रहा ट्रेडमार्क, है ना। जब एक ब्रांड का द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंतर्गत पंजीयन करा लिया जाता है तो वो ट्रेडमार्क कहला जाता है। जैसे भाई ये राइट फोकस ट्यूटोरियल, मैंने इसको ब्रांड बना लिया, इस तरीके से मेरे को पहचाना जाता है ना। कोई भी बच्चा यदि कहीं पर भी इसको देखेगा, है ना, ये इस प्रकार के, तो वो उसको हमारी याद आ जाएगी कि हाँ यार फोकस ट्यूटोरियल, राइट। अब इसको मैं जाके गवर्नमेंट के पास में रजिस्टर करवा लूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ट्रेडमार्क बन जाएगा। और बहुत जल्दी हम उसको रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, चिंता मत करो, है ना। तो इसको मैं रजिस्टर्ड करवा रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ट्रेडमार्क बन जाएगा। ट्रेडमार्क का फायदा ये है कि इस ट्रेडमार्क को कोई और व्यक्ति यूज नहीं कर सकता मेरे अलावा, है ना। मतलब जिसने रजिस्टर्ड करवाया है केवल वही व्यक्ति उस ट्रेडमार्क को यूज कर सकता है, कोई और व्यक्ति उसको यूज नहीं कर सकता। यदि वो उसको कुछ और यूज करेगा तो मैं उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। एक अच्छे ब्रांड के ब्रांड नेम के गुण क्या हैं, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है। एक अच्छे ब्रांड की विशेषता है, ये वही है, अच्छे ब्रांड की विशेषता या एक अच्छे ब्रांड नेम के गुण, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि ब्रांड अपने आप में कुछ नहीं, ब्रांड नेम होता है ना, मतलब कुछ ना कुछ। तो क्या हो सकता है वो देखें, सरल, सूक्ष्म। ठीक, ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और सरल होना चाहिए, जिसको हर व्यक्ति बोल सके। जैसे हमने रखा फोकस, देखिए हर व्यक्ति जानता है फोकस, फोकस शब्द, है ना, अरे यार मेरा फोकस वहां नहीं था, मेरा फोकस, राइट। इसलिए हमने इसका नाम फोकस ट्यूटोरियल रखा, जो हर व्यक्ति आसानी से याद रख सकता है और बोल भी सकता है ना। कई ऐसी कोचिंग होती है जिसको तो मेरे को ही खुद को पढ़ने में समझ में नहीं आता है कि ये लिखा क्या है, कुछ तो भी नाम हो जाता है बड़ा सा खींचने जैसा, वो ब्रांड नेम नहीं बनता है। हालांकि कोचिंग ज्यादा चल सकती है वो बात अलग है, बट नाम अजीब सा होगा, है ना। ठीक, तो सरल होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए, सरल उच्चारण होना चाहिए, उसको आसानी से आप क्या कर सको, बोल सको, है ना। नहीं तो उच्चारण करने में ही समझ में नहीं आ रहा है क्या है। एक कोचिंग का कुछ तो भी नाम था, इम्पीरियल ऐसा कुछ, मेरे को खुद को ही नहीं वो समझ में आता कि ये क्या लिखा है, राइट। सुझावात्मक,
मतलब ऐसा ब्रांड होना चाहिए जो उस उत्पाद के बारे में बताए। जैसे एयर इंडिया, एयर का मतलब हवा, इंडिया, एयर इंडिया मतलब ये हवा की वाली बात है, मतलब कि ये एरोप्लेन की बात की जा रही है ना, कुछ ना कुछ सजेस्ट कर रहा है। फोकस ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल अपने आप में सब जाता है कि भैया ये कोचिंग है। और फोकस का मतलब क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं तो फोकस कर रहे होंगे, आपकी स्टडी पर, आपके करियर पर ध्यान देते हैं, फोकस ट्यूटोरियल, ठीक है। वैसे ही गुड नाइट, गुड नाइट का मतलब है कि भाई आरामदेह नींद, है ना, मतलब कि कुछ तो होगा इससे, इसको यूज करने से नींद आसानी से आ जाएगी, ठीक है ना। भिन्न, ब्रांड नाम ऐसा होना चाहिए जो सबसे अलग हो, जैसे कि मतलब वो अलग होना चाहिए, किसी और दूसरे से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। यदि मिल जाएगा, मिलता जुलता हो जाएगा तो ब्रांड का अर्थ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्रांड का मतलब है वो बाकी के दूसरे प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट को क्या करता है, अलग करता है, अलग कर देगा कि भैया अच्छा फोकस ट्यूटोरियल, वाह यार, है ना। तो ब्रांड, आपका ब्रांड नेम किसी और ब्रांड नेम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। आकर्षित करने वाला, देखो हमने भी कलर कितने रखे उसमें, ब्लैक, ब्लैक पर सबसे बढ़िया यदि कोई कलर उठ के आता है तो कौन सा होता है, येलो, है ना। उस पर ब्लू भी आता है, हमने वो तीनों ही कॉम्बिनेशन दे दिए, ठीक है। आकर्षित होना चाहिए, पहचान योग्य, जिसको आप आसानी से देखकर पहचान सको, पहचानने वाला होना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ तो भी आकृति नहीं आ जाना चाहिए भाई। कोई चिन्ह भी ब्रांड नेम हो सकता है, ब्रांड हो सकता है, पर चिन्ह ऐसा होना चाहिए जिसको आप पहचान सको। आप पहचान ही नहीं पा रहे हो तो भैया कहाँ से ब्रांड नेम, ब्रांड का अर्थ ही खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका एक अच्छे ब्रांड नेम की विशेषताएं, ठीक। अब हम इसमें पैकेजिंग पे आने वाले हैं, शायद देखते हैं पैकेजिंग या विज्ञापन पे। विपणनकर्ताओं को लाभ, ये सब लाभ तो छोड़े, पैकेजिंग, पैकेजिंग शब्द कहाँ चला गया, सीधे लेबलिंग आ गई। एक सेकेंड, देखते हैं पैकेजिंग कहाँ पर है, ये रहा। पहले पैकेजिंग को देखेंगे फिर लेबलिंग देखेंगे बेटा, है ना। पैकेजिंग क्या होता है, अरे भाई आपके उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए उसे किसी न किसी चीज में रखना तो पड़ेगा, तब जाके तो आप उसका उपयोग कर पाओगे, तब जाके तो आप उसको इधर से उधर किसी स्थान पर ले जा पाओगे। तो वो चीज जो ऐसी सुविधा प्रदान करती है, कैसी सुविधा साहब, उत्पाद को प्रयोग करने में मदद करती है, उत्पाद को इधर से उधर ले जाने में मदद करती है, उत्पाद को पहचानने में भी मदद करती है, ऐसी चीज को हम पैकेजिंग कहेंगे, ठीक है। पैकेज कहेंगे, और पैकेजिंग का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जो इन चीजों के बारे में निर्णय लेता है, उसको पैकेजिंग कहेंगे। पैकेज के बारे में निर्णय लेना पैकेजिंग है, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग लिखा रहेगा, थोड़ा सा देखते हैं। पैकेजिंग से आशय किसी उत्पाद को किसी अन्य वस्तु, जैसे कि बोतल, पीपे, डिब्बे, थैले में सुरक्षा के साथ रखने अथवा लपेटने तथा उसके बाहरी आवरण पर उत्पाद का नाम या ब्रांड निश्चित किए जाने से। भाई उस पर चिपकाना भी तो पड़ेगा ना कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, तो वो जो उस पर जो चिपकाया जाता है उसका नाम वगैरह, उसको लेबलिंग बोला जाता है। इसलिए मैं पहले पैकेजिंग पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद लेबल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। उसके ऊपर, पैकेज के ऊपर क्या आना चाहिए, लेबल आना चाहिए। संक्षेप में, जिस वस्तु पात्र में उत्पाद को सुरक्षित रखा जाता है उसे पैकेजिंग कहेंगे। उसको एक्चुअल में पैकेज कहते हैं, और पूरी प्रोसेस को पैकेजिंग कहते हैं, ठीक है। जो लिखा है यहाँ सत्य है। पैकेजिंग का आशय उन क्रियाओं के समूह से होता है जो उत्पाद के रखने वाले वस्तु, पात्र या डिजाइन बनाने या उसके उत्पादन से संबंधित है। देखो यही क्रियाओं से, है ना, प्रोसेस, ठीक। पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य वस्तु के संग्रहण, मतलब उसको स्टोर किया जा सके, उसका परिवहन किया जा सके, टूट फूट से बचाया जा सके, तथा उस वस्तु को उपयोग किया जा सके, ऐसी सुविधा प्रदान करना है। समझ में आई बात। तो पैकेजिंग के कार्य क्या होते हैं, अब पैकेजिंग का पहले लेवल समझ लो, फिर तुमको समझ में आएगा पैकेजिंग के कार्य क्या होते हैं। ये देखो पैकेजिंग के स्तर, लेवल बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है यहाँ पर। प्राइमरी पैकेजिंग, प्राथमिक पैकेजिंग, ये जो कोलगेट का या किसी भी टूथपेस्ट का ये जो
ये ट्यूब होता है ना, इसको हम बोलेंगे ट्यूब। क्या इस ट्यूब के बिना इसके अंदर जो पेस्ट भरा हुआ है, क्या आप उसको यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो प्राथमिक पैकेजिंग क्या होती है? जो उस वस्तु का उपयोग करने की आपको सुविधा देती है, जैसे कि इसका ट्यूब, जैसे तेल का पीपा, तेल की केन, केन में ही तो आप तेल को रख पाओगे, कुकिंग ऑयल या हेयर ऑयल, बिना वो बॉक्स के आप उसको तेल को कहाँ रखोगे, कैसे यूज करोगे, है ना? प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग, उसका ये कार्डबोर्ड का बॉक्स, भाई इसको इस बॉक्स में भर कर रखा जाता है और इससे आदमी इसके सहित इसको खरीदता है, ठीक। फिर जब उसको यूज करता है तो इसको इस बॉक्स को फेंक देता है, और ये प्राथमिक पैकेजिंग उसके उस वस्तु के पूरे जीवन काल तक ये प्राथमिक पैकेजिंग उसके साथ में रहेगी, क्योंकि ये हट गई तो वस्तु ही खत्म हो जाएगी, है ना? जबकि ये इसको व्यक्ति निकाल कर फेंक देता है, ठीक। और तीसरी पैकेजिंग होती है ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, मतलब एक 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 ये जो पेस्ट है वो तो नहीं रखेंगे ना ट्रक में, ट्रक में रखने के लिए उसको अलग तरीके से पैकेजिंग की जानी है, राइट? तो 3 तरह के स्तर होते हैं। अब इन 3 तरह के स्तर के आधार पर ही आप पैकेजिंग के कार्य बता सकते हैं। समझ में आ रही बात? इन तीनों पैकेजिंग के स्तर के जो खासियत है वही पैकेजिंग के कार्य है, ठीक है। पहला, उत्पादन की पहचान, ठीक है। आप पैकेज को देखकर ही पहचान लोगे कि भैया हाँ ये कोलगेट है ना? पैकेजिंग ग्राहक को उत्पाद की पहचान करने में सुविधा प्रदान करते हैं। आप यकीन मानिए, जब आप कोलगेट लेते हैं, आप कभी भी इसको पूरा नहीं पढ़ोगे, कोलगेट कभी नहीं पढ़ते हो, आप बस ये कलर देखते हो। आपका दिमाग से भी क्या करता है, कलर देखता है, ये सी लिखा हुआ देखता है और बोल देता है कोलगेट। आपका दिमाग इसको पूरा कभी पढ़ता ही नहीं। यही खासियत है पैकेजिंग की। देख लेना आप बहुत सी चीजें जो आप जिनको ब्रांड जानते हैं, आप फोकस ट्यूटोरियल को कभी भी पूरा फोकस ट्यूटोरियल पढ़ोगे नहीं, बस आपको ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, आप बोलोगे हाँ ये फोकस ट्यूटोरियल है। तो पैकेजिंग और ब्रांड का ये खासियत होती है कि ये उत्पाद को पहचानने में हेल्प करता है, ठीक है ना? उत्पाद सुरक्षा, उत्पाद सुरक्षा भाई सीधी सी बात है, उसको बचाता है कई चीजों से, नमी से, कीड़ों से, धूल लगने से, टूट फूट होने से, ठीक है। सुविधा, सुविधा का है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में वो सुविधाजनक होता है, नहीं तो आप उसको कैसे ले जाओगे, है ना? टूट फूट से बचाएगा। उत्पादन संवर्धन, उत्पाद संवर्धन का मतलब उस उत्पाद के बारे में विक्रय को बढ़ाता है। कई ऐसे आपने देखे होंगे जो चीज इतनी खूबसूरत दिखती है, पैकेज उसका इतना बढ़िया दिखता है, तो हमें लगता है कि यार ये ब्रांडेड है, हम उसके बारे में नहीं जानते, पर वो क्योंकि बहुत खूबसूरत दिख रहा है, आकर्षक दिख रहा है, तो हम बोलते हैं यार ये अच्छा है यार, इसको दे दो, है ना? दो ऐसी अनजान चीजें हमारे सामने रख दी जाए कि हमको चाहिए, मान लीजिए हम क्या बोलते हैं, आलू चिप्स मार्केट में लेने गए, है ना? तो 2 पैकेट रख दिए, दोनों ही कंपनी हमारे लिए अननोन है, हम उसको नहीं जानते। अब हम कैसे निर्णय लेंगे कि हम कौन सी चीज खरीदें? जिसका पैकिंग बहुत आकर्षक होगी उसको हम खरीदते हैं। दोनों का प्राइस एक है ना, प्राइस के आधार पर नहीं, दिखने के आधार पर हम जब निर्णय लेते हैं तो हम देखते हैं अरे ये अच्छा दिखा, ये अच्छी दिखी, चलो इसको खरीद लो। यही उत्पाद संवर्धन है, ठीक है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया आपका क्या, पैकेजिंग के कार्य। अब क्या बच रहा है, विज्ञापन के लाभ, ये तो आगे आएगा, है ना? ठीक है। तो उत्पाद में ये 2 चीजें थी, पैकेजिंग और ब्रांड नेम। तीसरा है लेबल, ठीक। तो मैं वो हालांकि इसमें नहीं है आपके क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक पे, बट मैं आपको समझा रहा हूँ आपके ज्ञान के लिए, और ये समझना जरूरी है, ठीक। देखिए किसी भी कोको कोला की आपने बोतल ली होगी, तो कोको कोला की बोतल पे वो जो कागज, जो पन्नी चिपकी रहती है जिस पर लिखा रहता है कोको कोला, फिर कितनी प्राइस, ये वो सारी चीजें कब बनी है, कंपनी का नाम क्या है ना? उसके यूज करने का वो 6 महीने में खराब हो जाएगी, 3 महीने में खराब हो जाएगी, वो सारी चीजें, उसमें क्या क्या डला हुआ है ये भी उसमें लिखा हुआ है ना? शुगर कितनी है, ये सब ये इंफॉर्मेशन जिस पर्ची पे लिखी होती है उस पर्ची को लेबल कहते हैं, ठीक। और उस पर्ची से रिलेटेड सारी चीजों का डिसीजन लेना लेबलिंग कहलाएगा। तो लेबलिंग को हम क्या बोलेंगे कि भैया एक प्रोसेस है, एक गतिविधि है जो
आवश्यक सूचनाएं जो कि जरूरी है ना, उस उत्पाद के बारे में देने के लिए उन जानकारियों तथा उस उत्पाद को आकर्षक बनाने के लिए जिन चीजों का डिसीजन लेना होता है, उन उन सारे निर्णयों को लेना लेबलिंग प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, लेबलिंग के प्रकार आप चाहो तो अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। वैसे तो आजकल बच्चों का ज्ञान वृद्धि में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मालूम है। शिक्षा का स्तर ही इस तरीके से होते जा रहा है, शिक्षा अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह गया है, इसलिए हम बेरोजगार हैं। मतलब मैं नहीं, हाँ ठीक है, अधिकतर लोग इसी वजह से बेरोजगार है। चलिए, विपणन मिश्रण के तत्वों में, ये क्वेश्चन तो पूरा चैप्टर में चलेगा, है ना, पूरे चैप्टर में इसका आंसर चलता रहेगा। ठीक, पैकेजिंग का हो गया, ठीक, अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हो गई, ठीक है, और ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क में बेटा अंतर इस नोट्स में मेरे पास में नहीं है, दूसरी बुक्स में है मेरे पास, पर टाइमिंग का बड़ा इशू है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आपके पास में कोई और बुक में होगा, है ना, और बहुत आसान है। आपको मैंने ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क में मतलब मीनिंग तो समझा दिया, बस आपको उसको पढ़ना है, इजी है, इसलिए आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है जहाँ तक है मुझे लग रहा है, विक्रय और विक्रय संवर्धन, ये क्वेश्चन भी मेरे नोट्स में नहीं है ना, तो आप इसको, मैं विक्रय संवर्धन समझा दूंगा, विज्ञापन भी समझा दूंगा, आपको आसानी से उसका अंतर समझ में आ जाएगा जब आप किसी भी बुक में से पढ़ोगे तो। ठीक है, तो विपणन के कार्य हो चुका है, ये भी क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, इसको तो मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या हम इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये हम इस पर आ गए हैं, मूल्य मिश्रण, है ना, उत्पाद मिश्रण हमने देख लिया, अब मूल्य मिश्रण क्या होता है ये हम किसके लिए देख रहे हैं, जो हमारा ये क्वेश्चन है ना, मिश्रण के तत्वों को समझाइए, उसके लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो मूल्य का मतलब क्या होता है भाई, मूल्य का मतलब उस धनराशि से होता है जो एक क्रेता प्रदान की गई दिए गए उत्पाद या सेवा के बदले विक्रेता को देता है। ठीक, मूल्य को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, शिक्षा के लिए मूल्य, शिक्षण शुल्क, परिवहन के लिए किराया, नौकरी के लिए वेतन। ठीक, तो भाई मूल्य मिश्रण से क्या असर है, तो मूल्य मिश्रण का मतलब होता है, मूल्य मिश्रण का अर्थ उन सभी निर्णयों से है जो किसी वस्तु अथवा सेवा के मूल्य निर्धारण से संबंधित है ना, किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य के निर्धारण से संबंधित जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, उन सभी निर्णयों को मूल्य मिश्रण कहा जाता है। ठीक, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि भैया वस्तु का या सेवा का मूल्य क्या होगा, ये निर्धारण करते हैं। हम ये देखते हैं कि व्यापारिक और नगद छूट क्या होगी, आपको मालूम है ये छूट डिस्काउंट इसको बोलते हैं। उदार नीति मतलब उधार बेचा जाएगा या नहीं बेचा जाएगा, बेचा जाएगा तो कितने समय के लिए उधारी करी जाएगी, राइट, ये सारी चीजें। उधारी की अवधि कितनी होगी, उधारी की समाप्ति के बाद भुगतान प्राप्त न होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी, कोर्ट केस करना या कैसे वसूल करना, राइट, ये सब कुछ इसमें डिसीजन लिया जाता है। ठीक, मूल्य निर्धारण से पूर्व ध्यान में रखे जाने वाले घटक, तो ये तो हमारे क्वेश्चन में नहीं है इसलिए हम नहीं देखेंगे, आप चाहें तो अपने ज्ञान वृद्धि के लिए देख सकते हैं कि भाई उत्पाद की लागत देखना होती है हमें, वस्तु की मांग, उसकी उपयोगिता देखनी होगी, प्रतियोगी फर्म का मूल्य देखना पड़ेगा कि दूसरी कंपनी क्या किस रेट पर उस उत्पाद को बेच रही है, ग्राहकों की क्रय शक्ति देखना पड़ेगी कि भाई वास्तव में ग्राहक उतना पैसा उस चीज के लिए दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, सरकारी नियम देखने पड़ेंगे, है ना, अपनाई गई विपणन विधियां, क्योंकि इन सब का खर्चा जो आएगा विपणन विधियों का वो उसकी लागत में जोड़ा जाएगा। ठीक, ये सारी चीजें देखनी होती हैं। ठीक, अब आता है स्थान मिश्रण। स्थान मिश्रण का मतलब है कि भाई साहब उस वस्तु के उत्पादन, देखो मैं पढ़ के ही बता देता हूँ, बहुत आसान है। स्थान मिश्रण का आशय उन सभी निर्णयों
के योग से है जो उत्पाद को लक्षित उपभोक्ता के लिए उपलब्ध कराने हेतु लिए जाते हैं। वे उत्पाद को कहाँ तक, उसके उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो सारे निर्णय लेने हैं, उन सभी निर्णयों को स्थान मिश्रण कहते हैं। ठीक, स्थान मिश्रण में हम क्या निर्णय लेते हैं, तो हम उसका वितरण के माध्यम देखते हैं, मतलब वो किस चैनल, चैनल का मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और ये सारी चीजें देखना है ना, नहीं सॉरी, ये देखा जाएगा कि मध्यस्थ होंगे कि नहीं। आपको मालूम है रेडमी के जो मोबाइल थे, Xiaomi के, वो डायरेक्ट ऑनलाइन बिकते थे और डायरेक्ट कंपनी से आपके पास आते थे, मतलब बीच में कोई नहीं होता था। उसको हम बोलेंगे B2C। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, सीधे बिजनेस से कहाँ पर, कस्टमर के पास में आना, तो उसको हम बोलेंगे वितरण का माध्यम। या इसमें बीच में होलसेलर होगा, फिर रिटेलर होगा, या होलसेलर से सीधे कस्टमर के पास पहुंचेगा, ये तय करना वितरण माध्यम कहलाएगा। ठीक, और भौतिक वितरण का मतलब होता है कि भाई हम ट्रांसपोर्टेशन का किस तरीके से रखेंगे, फिजिकली वो वस्तु कैसे किधर से किधर जाएगी, उसकी उसको स्टोर कितना समय के लिए करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ जाकर वो अनलोड होगा, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीजें भौतिक वितरण कहलाता है। तो इन संबंधित डिसीजन लेना स्थान मिश्रण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में ये देखो वितरण के माध्यम, ठीक है, इसके बाद में ये सब वितरण के माध्यम में बताए गए हैं, है ना, कि कैसे उपभोक्ता तक वो पहुंचेगा उत्पाद। ठीक है, आप इनको देख के समझ सकते हैं आसानी से। ठीक, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सॉरी ये हो गया चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट कौन सा है, प्रमोशन मिक्स, राइट, संवर्धन मिश्रण। तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है, संवर्धन मिश्रण का आशय उन सभी क्रियाओं के योग से है जो उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में सूचित करने और उन्हें इन उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। कहने का मतलब ऐसी प्रक्रिया जो उपभोक्ता को किसी वस्तु की जानकारी देता है और जानकारी देने के साथ साथ उन्हें प्रेरित करता है कि वो उस उत्पाद को क्या करे, खरीदे। इसको हम बोलते हैं, इन प्रकार की सभी क्रियाओं को बोलते हैं संवर्धन। ठीक, संवर्धन के तत्व क्या है, संवर्धन में क्या क्या आता है, तो भैया संवर्धन में चार तरह की चीजें की जाती है। विज्ञापन किया जाता है, व्यक्तिगत विक्रय किया जाता है, मतलब पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस मिलकर उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में समझा जाता है। विक्रय संवर्धन की बहुत सारी टेक्निक है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है यहाँ पर कि भैया विक्रय संवर्धन के, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा विक्रय संवर्धन की तकनीकें। इसमें कई सारी ऐसी तकनीकें यूज की जाती है जिसके जरिए उत्पाद की जानकारी दी जाती है, किसको, क्रेता को, और उसको प्रेरित किया जाता है कि भैया आप हमारा ये वाला प्रोडक्ट खरीदो। ठीक, कौन बहुत सारी टेक्निक है वो देखेंगे। सार्वजनिक संबंध बनाना, मतलब ये भी हम समझ लेंगे। ठीक, तो चलिए आते हैं विज्ञापन। तो विज्ञापन क्या है, आप अच्छे से जानते हैं, है ना, किसी वस्तु, देखो इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ, बहुत सामान्य से चीज है। विज्ञापन द्वारा विक्रेता उपभोक्ता को अपनी वस्तु के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाता है। वस्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त करके संभावित उपभोक्ता प्रेरित होता है और परिणामतः विक्रय में वृद्धि होती है। विज्ञापन के माध्यम से के रूप में मुख्यतः समाचार पत्र, पत्रिका, पोस्टर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि का प्रयोग किया जाता है। विपणन प्रबंधक को, इसका जो मैनेजर होता है, विपणन मार्केटिंग का मैनेजर को, विज्ञापन के माध्यम का चयन करते समय वस्तु की प्रकृति, बाजार की प्रकृति, माध्यम की लागत, प्रतियोगी संस्था के विज्ञापन आदि की ध्यान रखना होता है। ठीक, तो क्वेश्चन आपका इससे संबंधित क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन है विज्ञापन और विक्रय संवर्धन में अंतर। ये विक्रय संवर्धन दिख रहा है और ये विज्ञापन, इन दोनों में अंतर क्या है ये। ठीक, तो ये प्रश्न शायद हमारे नोट्स में नहीं है। ठीक है, तो नहीं है शायद, क्या मैंने चेक कर लिया, नहीं है, पर ये आपको किसी अन्य बुक में मिल सकता है। परीक्षा अध्ययन एक शिवलाल की जो आती है, उसमें आपको इन दोनों के बीच में अंतर मिल जाएगा और काफी आसान है। विज्ञापन को समझ लोगे, विक्रय संवर्धन को समझ लोगे, काफी आसान
हो जाएगा समझना, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, और एक और अंतर है, जो मैंने बोला था ना 2 क्वेश्चन है जिसमें ये 2 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, एक ये इन दोनों का अंतर और एक पहले वाला, है ना, तो ये करना ही है ना। फिर एक और अंतर है विज्ञापन और विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय में अंतर, ये क्वेश्चन नहीं है पर हम ये करेंगे, है ना, इन दोनों में अंतर इस नोट्स में और हमें करना है। ठीक, ध्यान रखना मैं कौन कौन से क्वेश्चंस बोल रहा हूँ कि करना ही है ना। तो इन दोनों को तो हम अच्छे से समझ सकते हैं, कैसे, इन दोनों के बीच के अंतर को समझ लेंगे तो इन दोनों को समझ लेंगे। ठीक, तो पहले अपन डायरेक्ट इन दोनों पर आ जाते हैं, है ना, इन दोनों पर आ जाते हैं तो ये दोनों समझ जाएंगे। चलिए, इस दोनों का डिफरेंस कहाँ है भाई, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, वेरी गुड, यहाँ पर आ गया। विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय में अंतर, है ना, मैं वही बोल रहा था ना, हाँ वही। विज्ञापन का प्रारूप कैसा होता है, वो उसका तरीका, वो उसका स्वरूप कैसा होता है, तो हम बोलेंगे अव्यक्तिगत होता है। मतलब ये सभी के लिए होता है भाई, ऐसा तो है नहीं टीवी में विज्ञापन आ रहा है और बोल दिया जाए कि सिर्फ शर्मा जी के लिए विज्ञापन है, बाकी की कोई ना देखे, ऐसा तो नहीं होता ना, ये सभी को मैसेज दिया जाता है, तो हम कहेंगे अव्यक्तिगत। जबकि पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत सेलिंग, अरे जब आप किसी दुकान पे जाते हो और मोबाइल खरीदना है आपको, तो आप बोलते हो भैया यार कौन सा अच्छा मोबाइल है बता दो, 10,000 का। तब जब वो एक व्यक्ति आपसे डायरेक्ट उस मोबाइल के बारे में बताता है तो उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत विक्रय। तो वो कैसा होता है, वो व्यक्तिगत रूप से होता है ना, आपके लिए ही वो सारी बातें बोल रहे हैं, है ना। एक व्यक्ति दूसरे, एक सेलर विक्रेता क्रेता के सामने खड़े होकर जब उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है तो उसको व्यक्तिगत विक्रय कहते हैं। ठीक है, संदेश, संदेश में एक रूपता होती है, एक रूपता होती मतलब ये जो संदेश होता है वो सभी उपभोक्ताओं के लिए समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है कि शर्मा जी देखिए आपके लिए ये है रहेगा और वर्मा जी देखिए आपके लिए ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं होता है, सबके लिए एक ही मैसेज होता है, एक जैसा। ठीक, जबकि व्यक्तिगत में एक रूपता नहीं होती, वो बोलते ना चेहरा देख के तिलक लगाना, भाई वो आपके, आपकी सोच बुद्धि को देख के सामने जो बेचने वाला जो है ना सेलर, वो शब्दों को बदल देता है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ, अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा, मैं जीन्स या टी शर्ट लेने जाता हूँ, मान लो टी शर्ट ज्यादा टाइट है तो सेलर बोलता क्या है मालूम है, अरे ये अभी है ना क्या है कि धुलने के बाद में थोड़ा सा खुल जाएगा, चिंता मत कीजिए ये खुल जाएगा। पर कभी कोई टी शर्ट थोड़ी सी ढीली होती, लूज जिसको बोलते हैं, तो वो क्या बोलता है, अरे ये धुलने के बाद में थोड़ा सा सिकुड़ेगा। अरे यार ये कौन सी बात हुई, कभी कपड़ा धुलने के बाद में सिकुड़ जाता है, कभी खुल जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, वो परिस्थिति को देखकर, आपकी सिचुएशन को देखकर बस बात बनाता है, अपने मैसेज को बदलता है व्यक्तिगत विक्रय में। ठीक, तो व्यक्तिगत विक्रय में संदेश एक जैसा नहीं होता, ये परिस्थिति उपभोक्ता के व्यवहार को देखते हुए उसमें संशोधन किया जाता है। ठीक है, लागत, यह अपेक्षाकृत कम खर्चीली पद्धति है। देखो एक्चुअल में सही बात देखा जाए, पैसा इसमें ज्यादा लगता है, इसमें पैसा कम लगता है, परंतु इसमें जितना पैसा लगता है और ये जितने लोगों तक पहुंच बनाता है, यदि प्रति व्यक्ति हम इसका खर्च निकाले तो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ये प्रति व्यक्ति बहुत अधिक महंगा पड़ता है। समझ में आ रही बात, जैसे मान लो 1 लाख रुपए विज्ञापन पे खर्च करा, कितने लोगों तक गया, 10 लाख लोगों तक गया, कितना पड़ा, 10 पैसे का पड़ा एक व्यक्ति। जबकि यहाँ पर एक व्यक्ति को समझाने के लिए आपको 4 महीने की मतलब उसको सैलरी देना पड़ी, 200-300 रुपए कुछ दिन भर का खर्चा देना पड़ा, महंगा पड़ा, राइट। पहुंच, इस माध्यम की पहुंच एक ही समय पर अनेक व्यक्तियों तक पहुंचता है, जबकि इसकी एक समय पर ये एक ही व्यक्ति तक या कुछ ही व्यक्तियों तक पहुंच सकता है। माध्यम आप जानते हैं, ठीक, समय, इसके अंतर्गत उत्पाद की जानकारी ग्राहक तक पहुंचाने में बहुत कम समय लगता है, जबकि इसमें पूरा बहुत अधिक समय लगता है। प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, कि ग्राहक को वो बात समझ में आई कि नहीं आई, ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो यहाँ पर प्रतिपुष्टि तुरंत पता नहीं चलती विज्ञापन में कि
वो बात सामने वाले को समझ में आई या नहीं आई, या ग्राहक ने उस विज्ञापन को देखा भी कि नहीं देखा, यहाँ कोई जानकारी नहीं मालूम पड़ती। जबकि यहाँ पर ये होता है कि भैया हम जब बात करते हैं तो सामने वाले के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि इसको हमारी बात समझ में आई है या नहीं। ठीक। उत्पाद में रुचि पैदा करना व बनाए रखना, तो इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य है कि उस जो प्रोडक्ट है आपका, उसमें आपके उपभोक्ताओं को की रुचि बनाए रखना, इंटरेस्ट क्रिएट करना, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, तुरंत सेल करना, उसका निर्णय होता है कि भाई जल्दी से जल्दी ये खरीद ले, इसलिए ये किया जाता है। ठीक है। उपयोगिता क्या होगी भाई, ठीक है यार, ये पढ़ के देख लेना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या, हमारे व्यक्तिगत अथवा अव्यक्तिगत विक्रय। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, हाँ अब हम विज्ञापन के महत्व देखेंगे, है ना। विज्ञापन की विशेषता, विज्ञापन का महत्व देखें तो बेटा विज्ञापन के लाभ, है ना, विज्ञापन के लाभ या विज्ञापन के महत्व एक ही चीज है। ठीक है, तो विज्ञापन के लाभ हम यहाँ अलग अलग उसमें बांट सकते हैं। पहला, निर्माताओं के लिए, मैन्युफैक्चर करने वालों के लिए। अब देखो भाई 3-4 नंबर में आप कितना लिख सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है ना। महत्व देखा जाए तो पहले तो हम देखेंगे निर्माताओं के लिए महत्व, फिर उसके बाद में हम देखेंगे ग्राहक के लिए महत्व, है ना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया, फिर आ गया समाज के लिए महत्व, है ना, फिर आ गया ग्राहक के लिए महत्व। तो 2-3 पेज का आंसर है, तो आप थोड़ा थोड़ा सभी में से पॉइंट लिखना है 4 नंबर के हिसाब से आपको। ठीक है, और मैं भी उतनी ही चीजें समझाऊंगा। ठीक, जैसे इसमें आप लिख सकते हो कि भाई निर्माताओं के लिए क्या महत्व है, कि आपको ये तीनों ही लिखने होंगे ना, पर निर्माताओं के लिए, समाज के लिए और ग्राहक के लिए। फिर उनमें 2-2 पॉइंट, एक एक पॉइंट भी लिख दोगे तो बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ग्राहक की संतुष्टि के लिए, भाई निर्माताओं को फायदा क्या होता है कि ग्राहक की संतुष्टि एवं विश्वास में वृद्धि होती है। और तो मैं बताऊं, आपको कुछ नहीं करना है, निर्माताओं का लिखा, उसमें आपको ये लिखना है कि भाई ये पहला पॉइंट, बस इतना, है ना। इनके सारे पॉइंट को भी आप लिख दोगे तो ये 4 नंबर के हिसाब से आंसर हो जाएगा। देखो कितने सारे पॉइंट, तो आप लिख सकते हो एक ही सेंटेंस या 3 लाइन में लिख सकते हो कि विज्ञापन से निर्माताओं को बहुत प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि ग्राहक की संतुष्टि और विश्वास में वृद्धि, विक्रय में वृद्धि, प्रतियोगिता का समापन करने में सहायक होता है, तथा यह बाजार के क्षेत्र में वृद्धि करने में सहायक होता है। विज्ञापन के जरिए निर्माता की ख्याति में वृद्धि होती है। ठीक, बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है जिसका लाभ निर्माता को मिलता है। हो गई 3 लाइन 4 लाइन, भाई 3 पॉइंट के 4-4 लाइन लिखे तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को एक लाइन में 3-4 लाइन में घुमा के लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा एक पॉइंट। अब समाज का, तो समाज में भी ऐसे ही लिखना है कि समाज से इसको विज्ञापन रोजगार के अवसर पैदा करता है, अधिक से अधिक लोग इसमें कार्य करते हैं, जिससे इसमें क्या होता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। विज्ञापन चूंकि बहुत सारी जानकारियां, नई वस्तुओं की जानकारी देता है, जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। विज्ञापन के माध्यम से संदेश वाहन के माध्यम को जीवित रखने में सहायता मिलती है। तो इसके जरिए कई ऐसे साधन हैं जो कि जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिका, टेलीविजन, इनको रोजगार प्राप्त होता है ना। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण होता है। विज्ञापन के जरिए उत्पादक अपनी वस्तुओं की विशेषता और अन्य वस्तुओं की कमी बताकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को का निर्माण करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में काफी सहयोग होता है, राइट। उपभोक्ता के लिए इसका
महत्व यह है कि ये मूल्य में कमी होती है इससे अधिक। भाई कंपटीशन होने के कारण, है ना, कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्यों में कमी आती है, और विभिन्न उत्पादों के उत्पादों के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होती है। शोषण का डर नहीं रहता है। उत्पाद की किस्म में सुधार होता है, क्योंकि ये जो सब कुछ होता है वो किसके अनुसार होता है, उपभोक्ता के अनुसार होता है। ये हो गया। मतलब 4 नंबर में देखो 2 पेज का आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं, जिसमें आपने उसको सारी बातें कह दी। यदि आप ऐसा करोगे कि भाई उपभोक्ता की ये 2 बातें लिख दोगे, तो बाकी की ये बातें कौन बताएगा उसको, है ना। तो ये तरीका मैंने बताया कि किस तरीके से 2 पेज की चीजों को आपको 4 नंबर में लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं हम, ये हो गया विज्ञापन के लाभ, पैकेजिंग हो गया, अच्छे ब्रांड की विशेषताएं। बस अब आखिरी एक क्वेश्चन हमारा बच रहा है, विक्रय संवर्धन। बाकी के ये 2 क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, आपको किसी अन्य बुक में मिल जाएंगे, आप उसको पढ़ के देख लीजिएगा। देखिए हमने विज्ञापन देख लिया, अब हमें क्या देखना है, विक्रय संवर्धन। देखिए ये विक्रय संवर्धन की तकनीकें पढ़ना है, तो हम ये दोनों समझ लेंगे तो इन दोनों का अंतर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, सिर्फ पढ़ कर आपको समझ में आ जाएगा बेटा। तो विक्रय संवर्धन, अब ये विक्रय संवर्धन संवर्धन के अंदर का हिस्सा है ना, संवर्धन के 4 हमने देखे थे, उसके अंदर का हिस्सा है। तो भाई 4 चीजें हमने देखी थी, उसमें अब आ जाएगा विक्रय संवर्धन। ठीक है, विक्रय संवर्धन ये हम समझ चुके हैं, विक्रय संवर्धन। ठीक, तो हम विक्रय संवर्धन को समझने जा रहे हैं। तो विक्रय संवर्धन का अर्थ है, से आशय उन सभी क्रियाओं से है जो विक्रय में वृद्धि करने के लिए विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय एवं प्रचार के अतिरिक्त की जाती है। मतलब इन तीनों को यदि छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा ऐसी क्रियाएं जिससे क्या होता है, सेल्स में इंक्रीज हो, बढ़े, उन सभी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे, संवर्धन कहेंगे, विक्रय संवर्धन। ठीक, जैसे कि निःशुल्क नमूने बांटना, सैंपल बांटना, मूल्य में कमी करना, मेले लगाना, प्रदर्शनियां लगाना, प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, कूपन बांटना, उपहार बांटना, उत्पादों में नवीनता लाना आदि चीजें, ये क्या कहलाती हैं, विक्रय संवर्धन की क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, तो विक्रय संवर्धन का यहाँ पर जो प्रश्न है, हाँ, कि तकनीकें कौन कौन सी, मतलब कौन कौन से ये उपाय हैं जिससे हम विक्रय संवर्धन करते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर, विक्रय संवर्धन की विधियां, है ना, मेथड, तकनीकें एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कई बार छूट। ठीक है, 2 तरह की चीजें होती हैं, एक डिस्काउंट होता है, एक रिबेट होता है। डिस्काउंट एक्चुअल में वास्तविक से संबंधित ज्यादा नहीं रखता, कई बार इसमें बेवकूफ बनाया जाता है। कैसे, मूल्य की वृद्धि कर दी जाती है, फिर उसको ही मूल्य को कम करके आपके सामने बेचा जाता है, ताकि आपको लगे कि हमको कुछ फायदा हुआ है। ठीक, जबकि जो छूट, जिसको हम रिबेट बोलते हैं, इसका मतलब होता है वास्तविकता में उस चीज की को सस्ते में बेचा गया है, सस्ते में दे रहे हैं, कम प्राइस में देना, है ना, मूल्य से कम मूल्य में बेचना रिबेट कहलाता है। जबकि डिस्काउंट, आपने यदि 11th में अकाउंट पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से मालूम है कि एक सूची मूल्य होती है, सूची मूल्य में से कुछ परसेंटेज घटा कर बेचा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। ठीक, और छूट का क्लियर है ना, छूट का एक्चुअल में मतलब होता है वास्तविक मूल्य में से कमी करना। ठीक, ये अक्सर अतिरिक्त स्टॉक, या हमारे पास जब साल के अंत में ज्यादा स्टॉक हो जाता है, ऐसी चीज का स्टॉक हो जाता है जो अब खत्म होने वाली है। मतलब देखिए, एक तो ऐसी चीजें जो कि किसी वर्ष से संबंधित रखती है, जैसे ऑटोमोबाइल, कार या बाइक, है ना, ये आप जब खरीदने जाते हैं तो आप पूछते हैं ग्राहक, विक्रेता से, है ना, कार के शोरूम वाले से पूछते हैं कि भैया ये कार का मॉडल कौन से वर्ष का है, मतलब ये 2020 का बनाया गया है या 21 का। यदि मैं 2021 में खरीदी करने गया हूँ बेटा, तो 2020 में बना हुआ मॉडल मैं नहीं खरीदूंगा। बात समझ में आ रही है।
तो 2020 के अंत तक जितना भी स्टॉक इनके पास में जो बचा होगा कार शोरूम पर, वो पूरी कोशिश करेंगे कि भैया इस चीज को निकाल दें। क्यों? क्योंकि अगले साल 2021 में जब ग्राहक आएगा तो वो 2021 का मॉडल मांगेगा, 20 का नहीं। बात समझ में आई? तो वो दिसंबर में 2020 दिसंबर में क्या करेगा, ऑफर देकर ये छूट डिस्काउंट वगैरह देके ये रिबेट देके कम मूल्य पर बेचकर उस कार को बेचने की पूरी कोशिश करेगा। समझ में ही बात? ठीक। वापसी, रिफंड। अरे गूगल पे चलाते हैं आप? गूगल पे वगैरह ये जो चल रहे हैं, इसमें क्या होता है, हम पेमेंट ट्रांजेक्शन करेंगे और आखिरी में एक स्क्रैच कार्ड आएगा, है ना, और उसके जरिए उसको जब हम स्क्रैच करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ पैसा वापस हमको मिल जाता है ना। तो इसी को बोलते हैं वापसी, रिफंड। ठीक है। हालांकि इसके तरीके अलग अलग होते हैं, जैसे कि 100 रुपए मूल्य के उत्पाद का खाली पैकेट दिखाने पर 5 रुपए वापस। देखो पहले क्या होता था, ये डिजिटल तरीका हो गया जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। पहले डिजिटल इतना नहीं था, तो क्या करते थे कि जैसे चाय पत्ती वाले अक्सर ये इस तरह की स्कीम लाते थे। वो क्या करते थे, लोकल कंपनी वाला चाय पत्ती वाला क्या करता था, वो बोलता था कि यदि आप 10 किलो के जो चाय पत्ती यदि आपने खरीदी, सीधी सी बात है एक साथ तो आप खरीदोगे नहीं, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब आप चाय पत्ती खरीदोगे। यदि आप कुल मिला के 10 किलो की चाय पत्ती खरीद लोगे, तो बस आपको ये करना है कि जो आपने हर बार जो चाय पत्ती खरीदी थी आधा किलो के पैकेट में, 1 किलो के पैकेट में, उन पैकेट को आपको संभाल के रखना है, उनके जो ऊपर के जो पन्नी है ना, उसको संभाल के रखना है। और वो जब 10 किलो की हो जाए, उसका वजन 10 किलो नहीं, उस पे जो जो हमने चाय पत्ती खरीदी थी 10 किलो की टोटल, है ना, वो जब हो जाए तो हमारे पास में आना, हमको सबूत देना कि आपने हमारे से 10 किलो चाय पत्ती खरीदी थी। और वो सबूत क्या होंगे? और सबूत होंगे वो चाय पत्ती के कागज, राइट। तो हम आपको कुछ पैसा वापस कर देंगे, 100 रुपए 200 रुपए जैसा भी, जो भी। ठीक। इसको बोलते हैं रिफंड। उत्पाद संयोग। ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, हम बहुत सारे इस विधि के अंतर्गत अन्य उत्पाद गिफ्ट, हाँ, गिफ्ट बनाकर देते हैं ना, जैसे कि इसके साथ ये फ्री, उसके साथ वो फ्री, है ना, इतना ये खरीदने पर वो फ्री, तो इसको बोलते हैं उत्पाद संयोग। ठीक है। मात्रा गिफ्ट, मात्रा गिफ्ट मतलब 25% एक्स्ट्रा, वही कीमत पर अब 25%, 33% अधिक, ये क्या हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया। ठीक है। तत्काल ड्रा एवं उपहार देना, मतलब वही स्क्रैच कार्ड, ये खरुचने वाला, ये लिखा ना स्क्रैच कार्ड, आप ये चीज खरीदिए, उसको स्क्रैच कीजिए, आपको तुरंत मिलेगा कि आपको क्या इनाम निकला है ना। ये कोई से कोल्ड ड्रिंक थी, थम्स अप या पेप्सी, कौन सी कोको कोला कौन सी थी मुझे याद नहीं है, पर मैंने इसका एक एड देखा था जिसमें कहते थे कि भैया थम्स अप या जो भी कोल्ड ड्रिंक है उसका ढक्कन खोलिए, है ना, केप केप के पीछे लिखे हुए कोड को या तो स्क्रैच कीजिए या फिर उसको मैसेज कीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना, ये वही है। ठीक है। लकी ड्रॉ, लकी ड्रॉ का मतलब ये होता है, ये अक्सर किसी दुकानों पर होता है, बड़े शोरूम पर, दुकानों पर होता है कि भाई आप हमसे 5,000 10,000 500 1500 की खरीदी कीजिए, हम आपको कूपन देंगे, आप अपना नाम उस पर लिख के जाइए। ठीक। उसको हम एक बॉक्स में डाल देंगे, फिर कुछ दिन निश्चित तारीख पर हम इसमें जितने भी वो कूपन होंगे जिसमें आपका नाम लिखा होगा, हम उसमें से किसी 1 10 या 20 के क्या निकालेंगे, नाम निकालेंगे, जो इसका नाम आएगा उसको उसके हिसाब से प्राइस मिलेगा। दैट इज लकी ड्रॉ। ठीक। प्रयोग करने योग्य लाभ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, देखो। फिर इसके अलावा ये 0%, आजकल मोबाइल ऑनलाइन सेलिंग कैसे हो रही है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन क्या करता है कि भाई मोबाइल 0 फाइनेंस पर ले जाइए, मतलब इंस्टॉलमेंट पे तो देना ही है पर आपको ब्याज देना नहीं है। अक्सर दिवाली पर 0 फाइनेंस की स्कीम लाता है फ्लिपकार्ट और अमेजोन। यदि याद हो तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कुछ नहीं कर सकता मैं। ठीक। सैंपल बांटना। ठीक। और अलग अलग टाइप की प्रतियोगिता करवाना और उन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को हॉलीडे पैकेज वगैरह ऐसी सुविधाएं देकर आकर्षित करना।
ठीक, यहाँ पर हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। एक आखिरी संवर्धन में एक आखिरी विवरण में आपको लेके चलता हूँ, विपणन मिश्रण पर, है ना। ये देखिए, यहाँ पर हम चारों चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। उत्पाद, प्रमोशन हमने अभी समझा, प्राइस भी देख लिया और स्थान भी देख लिया। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर 11 विपणन प्रबंधन समाप्त तो होता है। ठीक, अब आपका केवल आखिरी एक ही चैप्टर बचता है, वो है उपभोक्ता संरक्षण। ठीक, इसकी खासियत मैं आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर में काफी ऐसी चीजें हैं जो आपके किताबों में कहीं पर आंसर नहीं मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन दिए गए ना, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत सी बुक्स में नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, मेरे पास इंग्लिश मीडियम में तो है, मेरे नोट्स में इंग्लिश मीडियम में तो है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूं, क्योंकि बहुत से, जैसे हम जिस बुक में से ले रहे हैं उसमें भी बहुत से आंसर नहीं है, तो मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि वो कहीं और बुक में भी नहीं मिलने वाला है, किसी और बुक में, है ना। ठीक, चलिए तो हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12।